3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी विशेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कंचन चौबे जी उपस्थित हैं, यूएसए से, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गावंडे जी उपस्थित हैं, ये गुजरात से हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस विधा को, एक्यूप्रेशर विधा को, यह ऊंचाई और ये ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा विशेष क्लास है और इसमें हम लोग चाइनीज पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग कुछ शेयर करना चाह रहे हैं और शेयर करके हम अपनी बात हम लोग, ये एक किताब है, ये आप लोगों के पास नहीं होगी, इसको शेयरिंग जो है, ये ओल्ड बुक होती थी एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान की, उससे हम लोग आगे शुरू करेंगे। लेकिन हम बेसिक चीजें आपको बता दें कि सबसे पहले ये चाइनीज सिस्टम कहां से डेवलप हुआ। ये 504 से 433 बीसी में एक
एम्पेडोक्विज करके चाइनीज वहां थे यूनान में, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया और ये कहा, लगभग 475 बीसी के आसपास की बात है ये। उन्होंने ये कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 4 एलिमेंट कहे, इन 4 एलिमेंट से हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है, मानव शरीर का निर्माण। और मानव शरीर क्यों, ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं का निर्माण इन्हीं से हुआ है। और अगर इसमें असंतुलन होगा, इसमें जब बैलेंस फॉर्म में होंगे तब कोई रोग नहीं होगा, लेकिन अगर ये बैलेंस फॉर्म में नहीं होंगे तो रोग होगा। ये कंसेप्ट उनका 475 बीसी के आसपास आया था और सिसिली से आया था, इटली से। अब इसके पहले आप इसी के आसपास देखिए, 300 से 400 बीसी में चाइनीज वैज्ञानिकों ने या वहां के दार्शनिकों ने विचार किया कि नहीं, काष्ठ, अग्नि, पृथ्वी, जल, काष्ठ, अग्नि, पृथ्वी, जल और मेटल, इनसे मानव शरीर नहीं, ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं का निर्माण हुआ है और समस्त वस्तुएं इन्हीं के संयोग का आपसी परिणाम। ये जो किसी में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इन्हीं से बना हुआ है। तो अगर इसमें असंतुलन होगा तो रोग होंगे, और अगर संतुलन होगा तो निरोग होंगे। इसमें वहां के येलो एम्परर कहे गए, उनका नाम था हुआंग डी ने जिंग, और उनके कोर्ट फिजिशियन का नाम था चीबो। उन दोनों के जो आपसी वार्तालाप होता था, उसी के माध्यम से उन्होंने एक जो उनकी किताब आई, येलो एम्परर्स क्लासिक्स ऑफ मेडिसिन, ये चाइना में आया। इसके बहुत पहले 6 सेंचुरी बीसी के पूर्व हमारे यहाँ चरक और सुश्रुत हुए, जिन्होंने ये कहा कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और इन निर्माण में भूमिका में काल, दिशा, मन, आत्मा, इनकी भी भूमिका है। फिर उन्होंने एक और कंसेप्ट दिया कि शरीर में वात, पित्त, कफ 3 शक्तियां हैं, 3 बल हैं। यही जब संतुलित मात्रा में रहते हैं तो ये बल कहलाते हैं, और जब ये असंतुलन की स्थिति में होती है तो ये दोष कहलाते हैं, और इन्हीं की वजह से बीमारियां होती। अगर ये बैलेंस फॉर्म में नहीं होंगे तो बीमारियां होंगी। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो ये हमारा भारतीय दर्शन में था, उसमें आप विश्वास करेंगे कि ये 6 शताब्दी पूर्व की बात है, सबसे पहले यहीं पर आया। ये विचार सिसिली में बाद में आया, चाइना में बाद में आया। तो हमारे जो लिखित अभिलेख है उसके हिसाब से 6, और ये आगे हम लोग आयुर्वेद जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वर्चुअली ये तो तीसरी पीढ़ी ने कहा था 600 बीसी में। इसका मतलब कि इसके पहले 2 पीढ़ियां और थी जो हमारे महर्षियों की थी, वो इसको शुरू कर चुकी थी। और हमारे इसके जो हमारा अथर्ववेद है, हमारे आयुर्वेद के जो सूत्र हैं वो मिलते हैं अथर्ववेद से। तो उससे जो है आयुर्वेद का शुरू हुआ। तो ये हम लोगों का कंसेप्ट था। अब क्या हुआ, जब ये टीसीएम की बात थी तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि टीसीएम में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहा गया इसको। तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इस वाले किताब में अब देखेंगे, इसमें सब उन्होंने ये कहा, इस वाले किताब में तमाम लिखा, पुरानी वाली किताब है, तो सब में है कि ये जो हम लोग भारतीय दर्शन में कहते थे, ये एक्यूप्रेशर जिसको बोल रहे हैं उसको हम लोग बोलते मर्म भेदन। तो यानी ये बताने की कोशिश है कि ये एक्चुअली हमारे भारतीय दर्शन में पहले से स्थापित था, और हम लोग भी प्रेशर का प्रयोग उसी तरह करते थे। अगर पशुओं की बात करें तो पशु क्या करते हैं, अपनी गर्दन को रगड़ते हैं, अपनी पीठ में लेट जाते हैं तो पीठ को करते हैं, तो वो भी मर्म भेदन का ही कोई न कहीं कोई एक सिस्टम है। और इन्होंने एक लिखा है जो किताब में कि भीष्म पितामह वाला था, शरसैया में लेटना है, उन्होंने कहा। तो हमारे अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारे पीठ में जो मेरिडियन एक जाती है, यूबी मेरिडियन, तो उसके बिल्कुल जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके जस्ट बगल में जाती है। तो अगर वहां पर
और वहां पर बड़े पॉइंट्स हैं, मतलब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर अगर कोई किसी को नॉलेज हो तो उन पे अगर करेगा तो नेचुरली वो ये भी बीच मुताबिक इच्छा मृत्यु वर्णन कर सकते हैं। हमारे कृष्ण का उदाहरण दिया जाता है, ये कृष्ण का उदाहरण दिया जाता है कि कृष्ण, भगवान कृष्ण के जो है उनकी मृत्यु हुई थी, वो सर सही वो जो लेटे हुए थे तो वो उसे बाण मार दिया। तो जो बाण मारा उन्होंने तलवे की बात कर रहे थे। तलवे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारा एक बहुत बढ़िया पॉइंट है K1, बिल्कुल पैर के तलवे में बिल्कुल वहां पर है। तो अगर वो बीपी के संदर्भ में उसका यूज किया जाता है, अगर कभी उसमें कोई बाण मार दे और बीपी लो हो जाए तो भी आदमी मर सकता है। तो ये कंसेप्ट वहां से भी आया। उधर रावण की हम लोग बात कथा सुनते हैं तो रावण की कथा में भी यही है कि उन्होंने 31 बाण मारे। बाण कहाँ मारे थे? नाभि मारे। नाभि हमारे यहाँ CV8 कहलाती है, कंसेप्शन चाइनीज में CV8 कहलाती है, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट नंबर 8। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी के आसपास जो 4 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है, वो बहुत, एक होता है CV9 है, उससे थोड़ा सा ऊपर है, उसमें क्या है, सबसे अधिक जल तत्व का नियमन करता है। उसी तरह उसी के आसपास एक कोई है, वो आपका डायबिटीज है, उसको शुगर का कंट्रोल करता है, एक जल का कंट्रोल करता है और एक एनर्जी को बैलेंस करता है। यानी कई पॉइंट ऐसे हैं जो उसी, अगर मान लीजिए इसी पॉइंट को प्रभावित किया तो नेचुरली आदमी मर सकता है। तो ये इन्होंने ये बताने की कोशिश किया। अब यहां तक हम लोग बात हुई, हम लोग कुछ भी कहें कि ये सिद्धांत भारतवर्ष में हम लोग को मालूम था, कंसेप्ट बहुत है। आप जो लेडीज हमारे यहाँ बिंदी लगाती हैं, बिंदी लगाने का जस्ट पॉइंट है, उससे जस्ट पीछे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो भौतिक सुखों की स्वामिनी है। उसके और पीछे हाइपोथैलेमस है, जो आपको बहुत से मानसिक भावनाओं को कंट्रोलर है। तो आप समझिए, यही नहीं, कान में ये जो ये हम लोग का ये पॉइंट है, इसको हम लोग TW17 के नाम से जानते हैं। कान में जहां पर बालियां पहनी जाती हैं, ये हमारे उसमें है, TW17 के पॉइंट है। यानी ये सब पॉइंट इसलिए इशारा कर रहे हैं कि हम लोग क्या, चूड़ियां पैर में जो एंकल्स वाला जो एंकल के नीचे एंकलेट्स पहनते हैं, वो सब कंसेप्ट है। वो सब वही कहा कि अगर वहां पर आप प्रेशर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर से संबंध है। उसी तरह जो टो नंबर, बिग टो, हम बिग टो के बगल वाली टो नंबर 2 बोल दें मान लीजिए, तो टो नंबर 2 में बिछिया पहनने का है। टो नंबर 2 और 3 में बिछिया पहनते हैं। आप समझिए वहां स्टमक मेरिडियन एक्टिवेट होती है, ज्वाइंट JD मेरिडियन वहां एक्टिवेट होती है। तो अगर इसका नॉलेज है किसी को, तो वहां पर स्टिमुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप प्रभावित कर रहे हैं किसी चीज को। ये कुछ भी बात है, हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह विधा ऐसा नहीं है कि भारतीय दर्शन में प्रचलित नहीं थी, लेकिन कुछ भी हो, ये नॉलेज हमको रहा होगा। लेकिन अल्टीमेटली चाइना में जब ये गया तो चाइना में इसको विकास हुआ। हम लोग आगे बताएंगे आगे चल के आपको कि आयुर्वेदिक उसमें कि जब यहाँ पूरा एक कांग्रेगेशन हुआ था महर्षियों का, उसमें जो चाइना के भी आए थे, चाइना के भी में थे, पैंगी ऋषि एक आए थे। उन पैंगी ऋषि का संबंध चीन से, जो आधुनिक चीन है, ये पैंगी ऋषि उसी एरिया से आए थे। हमारे यहाँ जो कांग्रेगेशन हुआ था हिमालय की तलहटी में कहीं पर हुआ था कांग्रेगेशन, उसमें हिरणाक्ष ऋषि आए थे, वो हमारे यूरोप से आए थे। एक और थे कांकायन ऋषि आए थे, यूनान से आए थे। और बाद में कहते हैं कि यूनानी मेडिसिन जो शुरू हुई वो उन्होंने कांकायन ऋषि ने शुरू किया। तो यानी कंसेप्ट ये है कि उधर आप याद करिए कि 467 BC के आसपास जो है गौतम बुद्ध का, और 563 में महापरिनिर्वाण होता है। तो इस गौतम बुद्ध के उसमें बुद्धिज्म बहुत स्प्रेड हो गया, और बुद्धिज्म सारे देशों में गया, चीन, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सारे साउथ ईस्ट एशिया में, इवन श्रीलंका तक गया। यानी कंसेप्ट साहित्य के साथ साथ हमारी जो ये स्टडी थी थेरेपी की, वो भी तो गई होगी। तो उन सब संस्कृतियों का मिलन, साहित्य का मिलन, और इसके अलावा इनका मिलन, जो थेरेपी का मिलन, इसने हमारे उसको डेवलप किया और हर जगह फैलाया। लेकिन
विकास चीन में हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि येलो एम्परर ने बहुत प्रयास किया। अब आगे चल के देखिए कितने वर्ष लगे। चाइना में ये प्रचलित थी था, लेकिन माओ से तुंग का आगमन होता है 1949 में। तो माओ से तुंग जब 1949 में आए तो उस समय चाइना की पॉपुलेशन लगभग 54 करोड़ थी, 54 करोड़। उस समय 10,000 डॉक्टर्स, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स जो थे, वो 10,000 डॉक्टर्स केवल थे जो उस पूरे चाइना में काम कर रहे थे। उस समय तक केवल एलोपैथी डेवलप हुई थी, और ये जो हमारे चाइनीज था, ये विधा गांव में थोड़ी बहुत प्रचलित थी, लेकिन बहुत इसका प्रचार नहीं हुआ था। माओ से तुम ऑटोक्रेट होने के नाते वो कोई भी पॉलिसी बना सकते थे। उन्होंने 1949 के बाद 5,50,000 बेयर फूट डॉक्टर्स, इनको बेयर फूट डॉक्टर्स कहते थे, इन थेरेपिस्ट को भेज दिया गांव में। ये जो प्रचार का तरीका ये था कि राज सत्ता से उसको समर्थन मिला और वो जाके गई और वहां पर गांव में उनका नेचुरली जो वहां के स्वास्थ्य में सुधार आया। नेक्स्ट क्या हुआ, यहां भी अभी बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अब डेवलपमेंट के प्रोसेस क्या शुरू हुआ, इसके बाद जैसे शुरू हुआ तो ये 1972, 71-72 में निक्सन की यात्रा होती है। निक्सन, राष्ट्रपति निक्सन, उसमें चाइना और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन शीत युद्ध सारी पॉलिसी का विरोध करते थे। तो उसमें निक्सन की यात्रा हुई थी ये करने के लिए कि हमारे संबंध थोड़ा सुधरे। उसी समय न्यूयॉर्क टाइम्स का एक जो उनके संवाददाता होते हैं, वो उनमें जेम्स रस्टिन नाम था, वो जाता है हेनरी किसिंजर की यात्रा के पूर्व। हेनरी किसिंजर वहां के थे, विदेश मंत्री थे, उनकी यात्रा के पूर्व वो जाते हैं वहां पर। लगभग जुलाई अगस्त की बात है, जुलाई अगस्त 71 की बात हुई होगी। तो वहां जाकर के उनको अपेंडिक्स का दर्द हुआ, अपेंडिसाइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको अपेंडिसाइटिस हुआ। तो अपेंडिसाइटिस में हुआ, डॉक्टर ने वहां जो उनके डॉक्टर थे एलोपैथ के, उन्होंने ऑपरेट कर दिया। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नॉर्मली करते हैं, एलोपैथ डॉक्टर तुरंत अपेंडिक्स निकाल दिया और ऑपरेट कर दिया। ऑपरेशन के बाद भी जेम्स रस्टिन का दर्द ठीक नहीं हुआ। जब ठीक नहीं हुआ तब चाउमिन लाई, उसमें प्रधानमंत्री थे, उनसे संपर्क किया गया। तो चाउमिन लाई ने अपने थेरेपिस्ट को कहा, जो हम लोग थेरेपिस्ट कहलाते थे, तो उन थेरेपिस्ट को कहा कि भाई हम लोग तो यही कर सकते हैं कि एक्यूपंक्चर करें। तो एक्यूपंक्चर में सोने और चांदी की नीडल डाली जाती है। सोने की मतलब अगर एनर्जी बढ़ानी है तो सोने की नीडल, और अगर घटानी है तो चांदी की नीडल। कितना डालना है, कितने सेकंड डालना है, ये उनका अपना एस्टिमेशन है। 40 सेकंड से लेकर के और 40 मिनट तक हो सकती है, 1.5 घंटे तक हो सकती है, और कितनी गहराई तक जानी है ये उनका अपना निर्णय है। तो जब उन्होंने नीडलिंग किया, ST 36.5, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ST 36.5, इस पॉइंट पर नीडलिंग की गई। ये पैर में आता है, पैर में जहां घुटने हैं, घुटनों से जस्ट नीचे उतरते हैं, हड्डी के बगल में आता है। 36 और 37 के बीच में 36.5 आएगा। मतलब 36 और 37 के बीच की जो दूरी है उसी पर आएगा। वहां पर नीडलिंग जब की गई तो उसके बाद से उनका दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड के दृष्टिकोण से, और अमेरिका के उसमें तो उसने जो रिपोर्ट भेजी नेक्स्ट डे, उसने पूरे जो पाश्चात्य जगत था अमेरिका का, इन सबका, कि ये ऐसी थेरेपी है जो हमारी थेरेपी से भी अधिक श्रेष्ठ है, और उसने ध्यान आकर्षित किया। और तब जो है ये विधा विश्व के संज्ञान में ठीक से आई, उसके पहले नहीं आई थी। तो ये डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। अब उनके डेवलपमेंट के प्रोसेस में ये परिवर्तन हुआ। अब हम लोग बताएंगे कि सिद्धांत क्या क्या है। यहां से हम लोग अब शुरू कर रहे हैं कि सिद्धांत, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो भी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इसका नाम है TCM। जो चाइनीज ने शुरू किया वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है। ठीक, अब
कंसेप्ट क्या हुआ, वो उनका विकास मतलब बता रहे हैं कि थेरेपी में विशेषताएं क्या है। ये पूरा का पूरा सिद्धांत है एकु प्रेशर। तो एकु प्रेशर माने हम लोग बोलते हैं एकु माने सूक्ष्म बिंदु, शरीर के भाग में, शरीर के स्किन से थोड़ा नीचे, स्किन से थोड़ा नीचे जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं मतलब पॉइंट्स है, बहुत छोटे पॉइंट्स, जिन पर कि अगर हम कोई प्रेशर देते हैं, कोई भी प्रेशर देते हैं, तो वो एकु प्रेशर है। एकु बिंदुओं पर प्रेशर देना, इसको स्टिमुलेशन कह सकते हैं हम लोग। तो उसमें प्रेशर देना, वो चाहे आपको मैग्नेट से हो, चाहे वो नीडलिंग से हो, चाहे वो आपको किसी सीड से हो, और चाहे कलर से हो, ये प्रेशर देना ही एक्यूप्रेशर कहलाता है। वो जो स्किन के ऊपरी सुपरफिशियल स्किन के पार्ट में ये पॉइंट्स होते हैं, और उन पॉइंट्स पर आगे चल के और भी बताएंगे। उसमें आगे चल के रिसर्च ये आई, डॉक्टर वॉल जब आए तो डॉक्टर वॉल ने इसको पूरी तरह से, ट्रेडिशनल डॉक्टर वॉल एलोपैथ डॉक्टर थे, जर्मनी के थे, उन्होंने पूरा सिद्ध कर दिया कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, न्यूनतम है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, ये साइंटिफिक थ्योरी है मॉडर्न साइंस की। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होता है, तो ये पॉइंट उन्होंने जनरली स्थापित कर दिया कि यस दे एग्जिस्ट। ये उन्होंने अपना कहा कि और बिंदुओं की अपेक्षा इन बिंदुओं पर रेजिस्टेंस कम होता है, ये उनकी थ्योरी थी। फिर उन्होंने और थ्योरी आगे चल के बहुत थ्योरी आई, तो हम उसको बताते हैं, आप लोग जानते रहिए। आगे आई कि ये जो उनके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का डायमीटर 1 से 3 mm डायमीटर होता है, 1 से 3 mm डायमीटर होता है। और हम लोग जो मैग्नेट यूज करते हैं उसमें BM1 BM2 होता है। तो BM2 का डायमीटर लगभग 5 mm के आसपास होता है। यानी अगर कोई भी मैग्नेट लगाया जाएगा तो उस एरिया को, उस एक्यू पॉइंट को वो कवर कर लेगा। दिस इज द कंसेप्ट। फिर ये मॉडर्न में, वो उसमें नहीं था, ये बाद का डेवलपमेंट है जो 19वीं शताब्दी का है, इसी रिसर्च हुई। फिर दूसरा पॉइंट ये आया कि जो उसकी ट्रैवल करती है ऊर्जा, ये भी नापा, वैज्ञानिकों ने नापा कि ट्रैवल कैसे ऊर्जा ट्रैवल करती होगी। तो उन्होंने कहा 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ट्रैवल करती है। हेलो, ये बात की किताबों में लिखा हुआ है। जी, तो हाँ, आप अपना म्यूट करके बात करिए, जब बात करिएगा तो म्यूट करके बात करिए। तो ये कंसेप्ट है इस तरह का। सर क्या बोले सर, 5 सेंटीमीटर कितना? 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ट्रेवल करती है। यानी यहाँ से ऊर्जा कोई जाएगी, स्टिमुलेशन के बाद ऊर्जा ट्रेवल करेगी, वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से मूवमेंट करेगी। ये उसका कलाक खत्म हो गया। अब आप समझिए कि ये तो पूरा इतिहास है। अब हम लोग क्या, तो यानी इनमें जो संतुलन का सिद्धांत है, ओ फिर क्या हुआ, नहीं हो रहा शेयरिंग?
शेयरिंग नहीं हो रही है? हो रही शेयरिंग। हो रही। नहीं, शेयरिंग कुछ कम हो, कमजोर पड़ेगी। सर शेयरिंग है पर वो स्लाइड नहीं चल रहा आपका, हाँ एक ही जगह हाँ। slide। अच्छा, वो फिर से यहाँ से मूव नहीं हो रहा है। अब हो रहा है, ठीक है। हो रहा है? हाँ, अब हो रहा है। आप करके देखो ना। जी हाँ? सर, अभी आया है सर, सिद्धांत दिख रहा है सर, चाइनीज हाँ, एक्यूपेंक्चर के 8 ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो अब एक्यूपंक्चर हम लोग पर आगे, अब थ्योरी पर आ रहे हैं कि ये बैलेंसिंग सिद्धांत है। और ये बैलेंसिंग सिद्धांत जो है कि अगर हमको, हमारे शरीर में ऊर्जा है और ऊर्जा का ही संतुलन को करना है, हम कोई भी भोजन, मॉडर्न साइंस ने बहुत बाद में बताया कि ये ऊर्जा का सिद्धांत होना चाहिए, चाहे वो उनके सिद्धांत के अनुसार हो, E=mc²। ये आइंस्टीन ने दिया सिद्धांत और कहा कि ऊर्जा और ई और मास के बीच में एक रिलेशनशिप है। तो वो सिद्धांत बाद में आया, लेकिन ये चाइनीज सिद्धांत ये पहले आ रहा था कि ऊर्जा का सिद्धांत है यार, शरीर में ऊर्जा को हम संतुलित अगर कर लें तो हम बीमार नहीं होंगे। हम भोजन भी करते हैं तो वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। हम भोजन, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम भोजन लेते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में स्थित एक माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल होता है जिसमें ये ऊर्जा बनती है एटीपी अणुओं के रूप में। उनको हम लोग करेंसी बोलते हैं, ऊर्जा की करेंसी बोलते हैं। तो वो होती है, यानी हमको ऊर्जा अल्टीमेटली चाहिए, चाहे हम भोजन से लें, चाहे दवाइयों से लें, चाहे वनस्पतियों से लें, किसी से लें, तो हमको ऊर्जा चाहिए। चाइनीज दर्शकों ने कहा कि हम ऊर्जा को स्वयं बैलेंस क्यों न कर ले, ऊर्जा की बैलेंस, हम ऊर्जा लें क्यों, हम ऊर्जा को बैलेंस कर लें, ऊर्जा ही तो है, तो ऊर्जा को बैलेंस कर ले। तो ऊर्जा के संतुलन का सिद्धांत आया कि ऊर्जा है। अब कैसे आया आगे हम बताएंगे। फिर दूसरा क्या हुआ, तो ये हम लोग इसको इस तरह बोलते हैं कि एक्यूप्रेशर इज ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, एक्यूप्रेशर इज ट्रीटमेंट बाय एनर्जी, एक्यूप्रेशर इज ट्रीटमेंट फॉर एनर्जी। दार्शनिक सिद्धांत अवश्य है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एक दार्शनिक सिद्धांत है, लेकिन केवल उसको दर्शन से संबंधित नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वह साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। तो ये फिलॉसफी भी है और रैशनल मेथड ऑफ थेरेपी भी है। मॉडर्न साइंस में ये सिद्ध हो चुका है। डॉक्टर वॉल जो पश्चिमी जर्मनी के थे, वो एलोपैथ डॉक्टर थे, उन्होंने इसे सिद्ध कर दिया, सीमेंटिंग कर दिया। इसकी वजह से आज की डेट में यह माना जाना चाहिए कि यह केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह रैशनल मेथड ऑफ थेरेपी है, उसी तरह जैसे मॉडर्न स्लाइड साइंस। नहीं चल रहा है सर, स्लाइड नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा कुछ भी स्लाइड में, नहीं बस अभी वही। अभी अभी इसमें कुछ बोल नहीं रहे ना, चल तो रहा है। अच्छा हम जब अभी चला नहीं रहे ना, अच्छा अभी तो सर, हम बोल ठीक है रहे हैं, ठीक हम है। आगे बताएंगे ना, ये वहीं पे पहुंचने चाह रहे हैं। ये धीरे धीरे अच्छा अलग जगह से मिलेगा, तो आप जब इसको सुनेंगे तो नोट्स बना लेंगे, तो क्योंकि ये कहीं और पढ़ेंगे बाद में, तो वो बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर आगे हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है फिर ठीक है सर। ये कंसेप्ट बता रहे हैं कि रैशनल मेथड ऑफ फिलॉसफी मानते थे इसको, फिलॉसफी, लेकिन आज की डेट में फिलॉसफी नहीं केवल। इसमें एक आपको पॉइंट हमेशा समझ में आएगा, शू पॉइंट, SHU, शू पॉइंट का उल्लेख होगा। तो शू माने होता है चाइनीज में, शू का जो है मूवमेंट, शू पॉइंट माने मूवमेंट, जो जो मूवमेंट करना, जो ट्रांसफर करना, ट्रांसफार्म करना, ट्रांसपोर्ट करना एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह, इसको शू पॉइंट बोलेंगे, जो पॉइंट ट्रांसफर करना है। उनका एक कंसेप्ट आए, इसमें एक कंसेप्ट आएगा ची,
इसको हम बोलते हैं QI, इसको ची बोलते हैं, कहीं कहीं CHI भी लिखते हैं इसको, कहीं KI भी लिखते हैं। ये सब फॉर्म है, ऊर्जा के नाम है। कहीं पर उसको ची कहा जाता है, कहीं उसको की कहा जाता है, कहीं कहीं उसको प्राण कहते हैं, हम लोग प्राण कहते हैं, कहीं उसको चेतना कहते हैं, कहीं उसको वाइटल फोर्स कहते हैं। ये सारे नाम ऊर्जा के ही नाम है। दूसरा कंसेप्ट क्या है? ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती है, ये साइंस का सिद्धांत है, मॉडर्न साइंस का सिद्धांत है। ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती, उसके फॉर्म बदल सकते हैं। वह तरल, गैस और ठोस 3 रूप में हो सकती है। तो यह, इसको भी हम लोग मानते हैं कि हाँ, ऊर्जा को प्रवाहमान होना चाहिए, यानी उसको अधिक से अधिक मूवमेंट वाला होना चाहिए, गैसेस मूवमेंट होना चाहिए, तेजी से मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन जब उसके रूप में परिवर्तन होता है, वो तरल फॉर्म में भी हो सकती है और अंत में ठोस फॉर्म में हो सकती है। तो जब ठोस फॉर्म में होगी तो ऊर्जा रूप में कहीं गड़बड़ी इसलिए आएगी कि अल्टीमेटली उसका प्रवाह रुक जाएगा, तो यहां पर असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। शरीर में, ये नोट पॉइंट है, शरीर में रक्त होगा, ऊर्जा होगी और तरल होगा। 3 चीजें होंगी शरीर के अंदर, 3 चीजें होंगी, एक रक्त होगा, एक ऊर्जा होगी और एक तरल होगा। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं। फिर एक और थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये अलग अलग छितरे हुए मिलेंगे आपको, किसी एक ही टॉपिक में नहीं मिलेंगे। चाइनीज दर्शन का उसमें उन्होंने कहा कि डायग्नोसिस माने निदान, कैसे जानकारी करें कि क्या हुआ है। तो भारतीय दर्शन में जो माना गया था, उसमें हम लोगों ने बताया कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो ज्ञानेंद्रियां माने आंख, नाक, कान और आंख, नाक, कान, और इसके बाद मुंह और त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां थी, यानी इनसे ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो चाइनीज दर्शन ने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस दिया, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस। तो उन्होंने इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के आधार पर दे दिया। जैसे उन्होंने कहा देख कर डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम देखें कि भाई आप कैसे हैं, और उस देखने के आधार पर हमने देखा कि चेहरा कैसा है, आंखों में स्वेलिंग है, हाथों में स्वेलिंग है, ये सब हमने देख लिया, चलने के अंदाज से देख लिया। इन सबको देखकर, तो देखकर माने आइज का प्रयोग करके देखना। दूसरा क्या हुआ? सुनकर या सूंघकर। तो सुनना किससे हुआ? कान से, और सूंघना हुआ नाक से। तो सुनकर या सूंघकर 2 हमने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया, इनके माध्यम से भी हम जान सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। तो सुनकर या सूंघकर। तीसरा हम लोगों ने कहा, चौथा मतलब चौथी ज्ञानेंद्रिय, तीसरा माना पूछ कर। तो पूछने माना टंग हमारी, हम पूछेंगे उससे तो हमारी टंग हिलेगी ना, तो हम टंग के माध्यम से पूछेंगे कि आपको बीमारी क्या हुई है, क्या कल खाया था, परसों क्या खाया, ये जो पूछते हैं हम लोग, वो या आपको कैसा लगता है, ये सब सारी चीजें पूछ कर है। तो चौथा ये हो गया। और बाद में महसूस करके माने आप स्किन का कहीं यूज करेंगे, उसको देखेंगे, उसको पैटिंग करेंगे, उसको देखेंगे यहाँ स्वेलिंग है तो स्वेलिंग में दबाएंगे, वो करेंगे, ये सब। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर 4 डायग्नोसिस के प्रिंसिपल उन्होंने माने थे। तो 4 का अंक बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में 4 का अंक महत्वपूर्ण है, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस है। फिर उन्होंने कहा 5 तत्व है, काष्ठ है, अग्नि है, पृथ्वी है, मेटल है और जल है। तो 5 तत्व हैं जिनसे शरीर का किसी भी पदार्थ का निर्माण हुआ है। फिर उन्होंने कहा 7 इमोशंस हैं, 7 इमोशंस, 7 इमोशंस जिनसे वजह से बीमारियां होती हैं। तो उसमें तमाम आ गए। तो 5 तत्व थे, उनकी 6, ये नोट कर लीजिए, उनकी 6 एनर्जी सिस्टम थे। 5 तत्वों के
6 एनर्जी सिस्टम है। उसमें जो फायर था, जो फायर माने अग्नि है, अग्नि के 2 हैं, अग्नि के 2 ऊर्जा हैं, एक हीट और एक हॉटनेस, और शेष सबकी एक ही एक है, शेष सबकी एक है, 4 की एक ही एक है, लेकिन फायर की 2 ऊर्जाएं हैं। तो 5 तत्वों की 6 ऊर्जाएं। तो एक तो ये कंसेप्ट आ गया। फिर 7 इमोशंस की बात करें तो 5 तत्वों की 7 इमोशंस हैं। एक की एक, 2 की 2 हैं, तो इसलिए वो इमोशंस है। जैसे भय, भय है तो हम लोग मानते हैं भय जल का है, भय जो है जल का इमोशन है, जल तत्व का इमोशन है। ठीक। फिर उन्होंने कहा कि 6 एक्सेस, एक्सेस माने इनके अतिरेक के कारण ही बीमारी होंगी, बैलेंसिंग नहीं होगा तो बीमारी होगी। तो वही जो एनर्जी थे हमारे, पूरे एनर्जी कम ज्यादा होंगी तो हमें बीमारी होगी। फिर कहा 8 गाइडिंग प्रिंसिपल, ये इसी में आ रहा है, अभी आपको बताते हैं 8 गाइडिंग प्रिंसिपल, तो उसमें वो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब आप यहां शुरू करिए। ये देखिए, इसमें ये लिखा परंपरागत चाइनीज के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हुआ, ये देखिए, पढ़िए यहां से। इन यांग, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इन यांग इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। और बहुत बड़ा सिद्धांत है ये, इसको बताने कहीं बताएंगे तो पूरा दिन, पूरे क्लास चाहिए पूरा, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देंगे। दूसरा है डिफिशियंसी एंड एक्सेस, या तो ऊर्जा कम होगी या अधिक होगी। फिर आंतरिक और बाहरी, आंतरिक ऊर्जा आंतरिक भाग में कम होगी या बाहरी भाग में कम ज्यादा होगी। तो आंतरिक या बाहरी, इसके आधार पर रोगों की प्रकृति का अनुमान करते हैं। फिर उष्ण है कि शीत है, तो ये कंसेप्ट है। चार कंसेप्ट है। ये तो आपको भेजा हुआ है, शायद नहीं भेजा हुआ क्या मैडम? ये भेजा हुआ है शायद, ये हमने भेजा है। अब देखिए, यहां से शुरू करिए। पंचतत्व सिद्धांत, यहां से शुरू हुआ सिद्धांत इनका। चाइनीज ने कहा कि एक जो हमारा भौतिक शरीर है, इस शरीर के साथ साथ एक ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है। ये कंसेप्ट है, देखिए यहां शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि जो एक आपका भौतिक शरीर है, इस शरीर के साथ जो ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से बीमारियां होती हैं। ये शरीर, भौतिक शरीर प्रभावित होता है ऊर्जा शरीर से, और ऊर्जा शरीर में अगर ऊर्जा बैलेंस है तो आपका शरीर स्वस्थ है, भौतिक शरीर, अन्यथा भौतिक शरीर अस्वस्थ है। अब ये हुआ कि यह ऊर्जा अगर है तो ये ऊर्जा आती कहां से है, ये भी तो बताना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये ऊर्जा कैसे आती है। ये ऊर्जा 3 तरीके से आपके पास आ सकती है। कौन कौन तरीके हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि एक तरीका तो ये है कि जो माता पिता, ईश्वर और प्रारब्ध, पूर्व जन्म, माता पिता और ईश्वर से जो प्राप्त होती है, वो एक ऊर्जा है जिसको उन्होंने कहा कि किडनी के आसपास वो स्टोर होती है। तो एक ऊर्जा हमारी पहली जन्मजात ऊर्जा हुई। ये कहां से आई? ये माता पिता से मिली, ईश्वर से मिली और पूर्व जन्म के कर्मों से मिली। तो ये ऊर्जा एक ऊर्जा हुई, ये ऊर्जा मिली। दूसरा ऊर्जा कहां हुई? दूसरा ऊर्जा हुई कि जब हमने जन्म ले लिया तो हमने, ये इसमें नहीं होगा, ये आगे कहीं दिया होगा, देखिए ये, ठीक है। दूसरी ऊर्जा क्या हुई, यहां पे लिखा हुआ है। दूसरी ऊर्जा क्या हुई? जो आपने पानी पिया, जो आपने भोजन लिया, जो आपने वनस्पति लिया, इन सब की वजह से, और वो भी लिया, वायु भी लिया, इन सब की वजह से एक ऊर्जा क्रिएट हुई। और उस ऊर्जा का नाम इन्होंने कहा कि ये ऊर्जा हमारी पोस्ट नेटल, मतलब जन्म के बाद की ऊर्जा है। इसको पार्थिव ऊर्जा का नाम दिया। ठीक, तो इसको अर्थली एनर्जी कहा। और तीसरी उन्होंने कहा, तीसरी ऐसी एनर्जी है जो आकाशीय ऊर्जा है, ब्रह्मांडी ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड से आपको मिलती है। 3 ऊर्जा कंसेप्ट हो गया। एक ऊर्जा मिली आपको प्रारब्ध से, माता पिता से, ईश्वर से, वो किडनी में स्टोर हो गई।
दूसरी मिली आपको जो भोजन पानी लिया आपने उससे मिली वो अर्थली एनर्जी, और तीसरी ब्रह्मांडी ऊर्जा। तो ब्रह्मांडी ऊर्जा कैसे आई थी? उन्होंने कहा ब्रह्मांडी ऊर्जा आएगी और आपके इसी ऊर्जा शरीर में रहेगी। अब देखिए उन्होंने इसी को कहा, इसी को की कहा या जैव ऊर्जा बायो एनर्जी दो कहा। ये दो तरह की हुई, एक आपकी सतह पर यानी आपके जो शरीर है इस पर सतह पर विद्यमान होगी, और एक गहन जैव जो अंदर आंतरिक भाग में चली जाएगी वो गहन होगी। तो अब कैसे, उन्होंने कहा ये कैसे बताइए, इसको बताइए। तो उन्होंने यही बताया कि जो ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है वह 2-2 घंटे के अंतराल में, आगे ऑर्गन को डिवाइड किया उन्होंने, 2-2 घंटों के अंतराल में एक एक ऑर्गन में जाती है, और वो 12 ऑर्गन माने थे फंक्शन के लिए, तो 12 ऑर्गन में 2-2 घंटे के अंतराल में आती है, और उस समय ये ऊर्जा सर्वाधिक होती है। इसको एक क्लॉक बना दिया उन्होंने। चलिए ये हो गया, कारण हो गया। तो उन्होंने कहा ये तीनों ऊर्जा आपके शरीर में रहती है, और यही अंदर और बाहर रहती है। तो इस जो सतह में जो विद्यमान होगी तो बाहर से जब आएगी तो सतह में विद्यमान हो जाएगी। अब ये प्रश्न पूछा गया कि भाई ठीक है, आपने कह दिया कि सतह पर आएगी, तो ये ऊर्जा शरीर में जाएगी कैसे? तो कोई पाथवे होना चाहिए। जैसे हमको एक नगर से दूसरे नगर जाने में एक सड़क होती है तभी हम जा पाते हैं, एक मार्ग होता है, एक पगडंडी होती है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई पगडंडी आपने बताई है? उनका यस, यही कंसेप्ट है। उन्होंने कहा देयर इज ए पाथवे, और उस पाथवे का नाम उन्होंने दिया मेरिडियन। उस पाथवे को उन्होंने कहा मेरिडियन। संजय जी समझ में आ रहा है? संजय जी सुन रहे हैं? हाँ सर आ रहा है। हाँ सुनते रहिए, ये कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट आपको चाइनीज को आगे ले मतलब इसी पे आगे डेवलप होगा। हाँ सर, फिर ये भी यूट्यूब में आ जाएगा ना ये आपका लेक्चर जो है? यूट्यूब में तो बहुत लेक्चर पड़े संजय जी, आप जितना खोलिएगा उतने मिलेंगे नहीं, आपको। अभी मैं शुरू किया है ना, तो वही मुझे सेव करने का है। उसमें देखिएगा सेमेस्टर 1 में आपको बहुत से मिलेंगे, ये भी उसमें एक कड़ी जुड़ने वाली है। ठीक है, आपका लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक, तो ये आप बंद कर लीजिए। तो अब ये कंसेप्ट आया। अब ये कैसे जाती है? तो उनके तरीका वो देखिए, वो तरीका क्या है। उन्होंने कहा ये ऊर्जा प्रवाह पथ, इसको ऊर्जा प्रवाह पथ कहा, ऊर्जा का मार्ग कहा। तो ये मार्ग कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि मेरिडियन बहुत हो सकती है शरीर में, ऐसा नहीं कि मेरिडियन हम केवल 12-14 की बात कर रहे हैं, मेरिडियन बहुत है, लेकिन हमारा काम जिनसे चलना है, जितनी कम मेरिडियन से हमारा काम चल रहा है, ऐसे हमारी 12 मेरिडियंस है। और मेरिडियंस कहते किसको हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरिडियंस आर विच द मीन्स बाय विच ए मैन इज क्रिएटेड। देखिएगा, पहला सूत्र है, 4 पॉइंट है। द मेरिडियंस by which man is created, the means by which man is, man का मतलब मनुष्य का, man माने मनुष्य, ये नहीं मानो मतलब पुरुष और नारी के संदर्भ में नहीं, man is created मतलब मनुष्य का जन्म इन्हीं से हुआ है। और ये जा करके आप लोगों को ये जान के ताजुब होगा कि यह चीज आगे चल के 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने कह दिया कि मेरिडियंस जो है वो कंसेप्शन के 15 घंटे के अंदर डेवलप करती है। ये कंसेप्ट आया, तो वही इसीलिए कहा उन्होंने, वो कब कह दिया था उन्होंने? पहले मेरिडियंस आर विच मींस बाय विच मैन इज क्रिएटेड। नंबर 2, मेरिडियंस आर द मींस बाय विच डिजीज एराइजेज। एराइजेज माने शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी है तो ये मेरिडियंस मार्ग से ही बीमारी फैलेगी। अराइज माने अंदर से, बाहर से नहीं आई। अराइजेज माने शरीर के अंदर से ही उत्पन्न होती है। कहा द मीन्स वेयर बाई डिजीज अकर्स, इनसे डिजीज अकर माने बाहर से आती है। तो जो बाहर हमारा पैथोलॉजिकल दशाएं हैं, चाहे हमारी विंड हो, चाहे हमारी हीट हो, चाहे हमारी ह्यूमिडिटी हो, ये जो उनकी ऊर्जा तत्व हैं, इनकी वजह से हमारे शरीर में संतुलन नहीं हो पाता। मान लीजिए आपके शरीर की ऊर्जा बाहरी ऊर्जा से तादाद में नहीं कर पाती तो बीमार पड़ जाती है, संतुलन नहीं होता है।
अचानक ठंडक बढ़ी, आपके शरीर ने उसके साथ एडजस्ट नहीं किया, आपको ठंडक लग गई। आपको गर्मी में आप निकले, आपके शरीर ने एडजस्ट नहीं किया, आपको गर्मी लग गई। ह्यूमिडिटी आपके पास आए, ह्यूमिडिटी गए, ह्यूमिडिटी हो गई। तो ये सब जो सारी चीजें जो थी वो उनके कोल्डनेस, जो भी उसकी एनर्जी सिस्टम है आगे बताएंगे, उन पर जो है बाहर से, तो वही उनका द मीन्स वेयर बाय मैन इज डिजीज अकर्स, बाहर से अकर आती है। और अंत में कहा द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्योर्ड। इन्हीं से, इन्हीं मार्गों से अगर कोई अतिथि आपके घर में आया हुआ है तो उसके जाने का रास्ता कौन सा होगा? वही मार्ग तो होगा जिससे आया हुआ है। तो इन मेरिडियन मार्गों से ही ऊर्जा अंदर आती है, तो इन मेरिडियन मार्गों से ही रोग अंदर आते हैं, तो इन मेरिडियन मार्गों से रोग को बाहर जाना पड़ता है। ये कंसेप्ट आया। एंड दिस मेरिडियन सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन TCM। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, यहां तक हम लोग क्लियर होता चल रहा है? ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं थोड़ा सा और आगे। जो 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, इसको नोट कर लीजिए, ये कहा जाता है 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो हम लोगों का 4 है, उन्हीं का इन यांग। तो इन यांग थ्योरी और मेरिडियन थ्योरी बहुत पॉपुलर थ्योरी हुई TCM के अंदर। और इन यांग सिस्टम इतना प्रोमिनेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसी पर बहुत सी चिकित्सा पद्धति, इनका देखिए, इन यांग के ही रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपके और है। इन माने इन अब देखिए, अब यहाँ इन यांग का समझ लीजिए, इसको समझिएगा संजय जी ठीक से, मैडम भी, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी सर। इन यांग क्या है? उन्होंने कहा कि प्रकृति ने अपने को, प्रकृति तो एक है, प्रकृति क्या है? प्रकृति एक है, पूरा ब्रह्मांड में फैली हुई है। उसने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया, एक इन बल के रूप में, एक यांग बल के रूप में। तो प्रकृति ही एक है, उसी ने 2 रूपों में, ऐसा नहीं है कि वो बटाया नहीं है, बांटा नहीं है, उसने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया। इनमें यांग है और यांग में इन है। एक शक्ति नीचे की ओर चली गई और उसने पृथ्वी की रचना कर दिया। एक शक्ति, प्रकृति की दूसरी जो बल था, एक बल था, वो चला गया नीचे और उसने संगठित होकर कंडेंस फॉर्म में हो गई और उसने पृथ्वी की रचना कर दिया। यांग शक्ति ऊपर की ओर चली गई और उसने स्वर्ग की रचना कर दिया, स्वर्ग। और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में मानव का अस्तित्व आ गया। तो अब कंसेप्ट और कंसेप्ट बढ़ाइए। फिर कहा कि इस इन में, स्वर्ग में कौन है? स्वर्ग में सूर्य देवता है। सूर्य देवता को सबसे बड़ा यांग माना गया। तो जो प्रसरणशील है, मतलब अब देखिए, जो हल्का होता वही तो ऊपर जाता है और जो भारी होता है नीचे आता है। तो जो हल्का था वो ऊपर की ओर गया और वो चमकीला था, वो प्रकाशमान था, वो प्रसरणशील था, मतलब फैलने वाला था, वो गया ऊपर की ओर। तो यांग शक्ति हमेशा होगी, प्रसरणशील होगी, बाहर भागने वाली होगी, ऊंचे की ओर जाने वाली होगी और चमकीली होगी, प्रकाशमान होगी। तुलना में इन शक्ति होगी जो कम चमकीली होगी, अंधकार में डूबी हुई होगी, अधिक घनी होगी, अधिक वो ये पर हल्का है, ये घनी होगी, ये आपको अधिक कंडेंस्ड होगी, अधिक ठोस होगी, अधिक भारी होगी। तो ये इन तत्व जो होगा वो भारी होगा। फिर इन यांग में क्या? इनमें यांग के बीज हैं और यांग में इनके बीज हैं। और आप तुलना करिएगा राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण भारतीय दर्शन में क्या है? प्रकृति के 2 रूपों में प्रकट हुए हैं। राधा में कृष्ण है, कृष्ण में राधा है, कोई अलग नहीं है। तो वही कंसेप्ट है, एक श्याम है और एक गोरे है। तो जो गोरा है वो यांग है। देखिए इसमें गोरा वो है, एक यांग शक्ति है और एक इन शक्ति है।
तो ये कंसेप्ट में कहा गया। तो वही चीजें प्रकृति में हुई। और दूसरा मॉडर्न साइंस, एक काइनेटिक एनर्जी है जो ऊपर फैल रही है, और एक पोटेंशियल एनर्जी है जो आपके अंदर है। ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी जो बाहर फैल रही है वो काइनेटिक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी वो है। एक संरचना है जो आपका शरीर है, संजय जी आपका जो शरीर है वो एक संरचना है ना, वो इन है, वो इन है। और जो आप कार्य करते हैं वो यांग है। तो एक ऐसी शक्ति है जो आपकी, जैसे आप मोटर परचेज करने जाइए, पावर फेंकने वाला, पानी फेंकने वाला मान लीजिए, तो आप क्या कहते हैं उसमें, कहते हैं कि लिफ्टिंग क्षमता इसकी 50 मीटर की है। आप ले आए परचेज करके, ये उसकी क्या है, ये उसकी संरचनात्मक बनावट है कि वो कहते हैं कि 50 फीट तक वो पानी फेंक देगा। जब आता है फंक्शनल में तो वो 40 ही फीट फेंक पाता है। तो एक हुई उसकी ओरिजिनल शक्ति जो 50 फीट की थी, लेकिन वो फेंक पाया पानी 40 फीट, तो 40 फीट उसका कार्यकारी शक्ति है। तो आपके अंदर काम करने की क्षमता, मान लीजिए मैथमेटिक्स के सिद्धांत में 100 मान लीजिए, और आप 80 काम करते हैं, तो ये जो 80 है वो यांग है, और जो 100 है वो इन है। फिर इन और यांग को पृथक नहीं कर सकते, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और हमेशा याद रखिए, इन और यांग को, इन कभी यांग में परिवर्तित होता है, कभी यांग इन में परिवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि इनको अलग से पृथक नहीं करते, एक साइक्लिक चेंजेस के दर, जैसे आप लहर, समुद्र की लहर ऊपर उठती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऐसी लहरों के समान ये एनर्जी सिस्टम है इन यांग का। कभी इन होगी यांग हो जाएगी। कैसे? इन और यांग को जानने के लिए पैमाने क्या चाहिए, एक गिवन कंडीशन चाहिए और दो चीजें चाहिए, दो चीजों में तुलना चाहिए और गिवन कंडीशन चाहिए। मैं ये कहूं कि संजय जी और कंचन जी दोनों अलग अलग हैं और उनमें कोई साम्यता बता दीजिए, तो हम नहीं बता पा, वो कंडीशन देनी पड़ेगी कि दोनों की लंबाई में कोई बताइए, तो जो लंबा होगा वो यांग हो जाएगा और जो छोटा होगा वो इन हो जाएगा। मैं कहूं कि दोनों की मोटाई बताइए, तो जो मोटा होगा वो यांग हो जाएगा, जो दुबला पतला होगा वो इन हो जाएगा। तो जैसे हम कहें, जो फिर हम कह दें कि मान लीजिए हम कहें यांग जो कार्यकारी शक्ति में अधिक हो, जो अधिक तेज चलता हो वो यांग है, और जो कम चलता हो वो इन है, तो उस तुलना में हम तुरंत कह देंगे कि जो धीमे चल रहा होगा इन होगा, जो तेज चल रहा होगा यांग होगा। यानी हमको क्या चाहिए, दो चीजों में तुलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमको एक गिवन कंडीशन, अगर हम कहें, एग्जाम्पल और दे रहे हैं दूसरी, अगर हम कहें कि 2 टेबल हमारे पास हैं, तो 2 टेबल में कौन इन है कौन यांग, तो आप नहीं बता पाएंगे। कैसे बताएंगे? एक टेबल 3 फीट लंबी है, एक फीट 2 फीट लंबी है। तो आपको कहना है कि हमको गिवन कंडीशन तो बताइए, किस कंडीशन में हम इन यांग की बात करें, तो वो हम कहेंगे कि लंबाई के संदर्भ में या ऊंचाई के संदर्भ में, या लंबी कौन है, तो जब लंबी होगी उसको यांग कह देंगे, जो कम लंबी होगी उसको इन कह देंगे। अगर ये आ जाए कि कौन ऊंची है और कौन नीची है, तो ऊंची वाले को यांग कहना हो, तो ऊंची वाली जो होगी, मान लीजिए जो लंबी थी उसकी ऊंचाई कम हो, तो इन हो जाएगी तुरंत। तो इसलिए गिवन कंडीशन का होना जरूरी है इन यांग के कंपैरिजन में। बच्चा है इन कंपैरिजन टू यंग एज, बच्चा एक 18 साल का, एक 4 साल का, 4 साल का इन है, 18 साल का यांग है। ये 18 साल से 25 साल का, 25 साल का यांग हो जाएगा, ये इन हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर परिवर्तन हो जाएगा, जैसे जैसे आपकी एनर्जी घट रही है वैसे 60 वर्ष का जो है इन हो जाएगा और 40 वर्ष का यांग हो जाएगा। एनर्जी पैटर्न में उसकी एनर्जी अधिक है, यांग की एनर्जी अधिक है और 60 की कम है। 80 वाला होगा उसकी तुलना में 60 वाला यांग होगा। तो इस तरह हम लोगों को, तो किसी भी, देखिए ये लिखा हुआ प्रकृति में
इन और यांग को स्पष्ट करने के लिए दो विरोधी स्थितियों को स्पष्ट करने, जैसे प्रकाश अंधकार, तो प्रकाश यांग होगा क्योंकि सूर्य चमकीला अधिक है, पृथ्वी उसकी तुलना में ठंडी है। पृथ्वी तुलना में साइज में पृथ्वी की तुलना, अगर सूर्य से सूर्य बहुत बड़ा प्रकाशमान है तो सूर्य यांग है और पृथ्वी उसकी तुलना में छोटी है। पृथ्वी कम चमकीली है इसलिए इन है, वो सूर्य अधिक चमकीला यांग है। छिपा हुआ माने क्या हुआ, जो आपके अंदर छिपा हुआ है वो हमारा इन है, और जो हमारा व्यक्त है वो यांग है। जो हम कार्य करते हैं वो यांग है। जो हमारा पोटेंशियल, हमारा कितनी पोटेंशियल है हमारी, वो हमारी क्षमता जो है वो हमारी इन है, और जो हम करते हैं एक्चुअल वो यांग है। ठीक है, ये इस रूप में है, ये सापेक्ष अवधारणा है। अब देखिए इसको तुलना कैसे किया, देखिए इसको देखिएगा, जो सफेद है वो यांग है और उसमें भी एक ब्लैक डॉट पड़ा हुआ वो इन है, और जो काला काला है वो यांग है, इन है, और उसमें सफेद है वो यांग है। तो इस रूप में हम लोगों इसको प्रकट कर सकते हैं। एक और तुलना आपको बता दें, उन्होंने कहा कि संजय जी आपका बंद नहीं, क्या बंद कर लीजिएगा आवाज। हाँ, एक और तुलना किया उन्होंने कहा कि जो सूर्य है, सूर्य की रोशनी एक पहाड़ है, तो पहाड़ के सामने सूर्य की रोशनी पहाड़ के सामने एक भाग में पड़ी, तो जो सामने भाग में पड़ी वो चमकीला दिखा तो वो यांग था, उसके पीछे अंधकार है तो वो इन है। फिर सूरज यूं चला, ऊपर चढ़ा और इधर चला गया, तो जो पीछे वाला भाग था वो अब प्रकाशमान हो गया तो यांग हो गया, और ये वाले अंधेरी हो गई तो ये इन हो गई, है ना। तो यांग बदला नहीं बदला। दूसरा क्या है, दिन क्या है, दिन जो चमकीला है वो यांग है, और रात क्या है, अंधेरी है वो इन है। रात ठंडी है इसलिए इन है, सूर्य दिन गर्म है वो यांग है। तो इस रूप में उन्होंने कहा। फिर अब देखिए रात देखिए, अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। यांग में यांग और यांग में इन और इन में यांग, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, बस यही बताना है, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। दिन क्या है, आप लोग बोलिए, दिन क्या है? दिन यांग है ना, ठीक। तो दिन यांग है और रात इन है। दिन में सूरज उगा, पहाड़ी पर आया, सामने यहां चमका, तो क्या हुआ, ये यांग में यांग हुआ ना। ये जगह जो चमकीला हुआ वो यांग है, दिन में यांग है, और ये यांग है तो यांग में यांग हो गया। लेकिन जो पहाड़ी के पीछे का भाग है वो दिन तो ये यांग है, लेकिन यांग में इन है, अंधेरा, वहां अंधेरा है, तो यांग में इन, तो ये यांग में यांग और यांग में इन का उदाहरण हो गया। अब और तुलना करिए, रात में चंद्रमा आया, तो चंद्रमा क्या है, रात क्या है, इन है, तो चंद्रमा का प्रकाश जहां पड़ा वहां यांग हुआ कि इन हुआ, यांग हुआ, प्रकाश जहां पड़ा तो इन में यांग, और जब जहां नहीं पड़ रहा है वहां इन में इन, तो इन में यांग और इन में इन का उदाहरण ये है। ये आगे कहीं काम देगा, लेकिन ये कंसेप्ट यही क्लियर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो इस रूप में अभी तो बहुत, उसको हम लोग इन यांग पर अलग से चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया चर्चा करेंगे, एक पूरा क्लास उसमें होगा, कभी हम लोग करेंगे। तो ये चीजें हैं, तो ये इसको समझ लीजिए। अब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा अब फिर ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तो देखिए सारे ऑर्गन्स हमारे कहाँ थे, शरीर के अंदर थे, सारे ऑर्गन तो शरीर के अंदर हैं। लेकिन उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि भाई जो कुछ ऐसे हो सकते हैं जो शरीर के अंदर तो सभी हैं, लेकिन उनके फंक्शनिंग
के आधार पर उन्होंने अलग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा। तो जो हमारा 5-7 ऑर्गन सिस्टम थे, 5-6, उनको समझिए। 6 ऊर्जा कही थी हम लोगों ने, तो 6 ऊर्जा संबंधित इन और यांग होगा ना, इन और यांग होगा ना, तो इन भी होगा, यांग भी होगा। एक ऑर्गन नहीं होगा, एक यांग होगा। तो उसलिए उन्होंने 12 ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। कौन सा था? लीवर, हृदय, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम माने हृदय के चारों ओर की वो जो कवरिंग होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। स्प्लीन, लंग्स और किडनी। तो ये इन वाले कहे गए। ये 24 घंटे काम करते हैं, अनवरत काम करते हैं। तो जो अनवरत काम करते हैं उनको उन्होंने कहा इन ऑर्गन। जो अनवरत काम करते हैं उनको कहा, नोट करते जाइए, जो अनवरत काम करते हैं उसको कहा इन ऑर्गन, और जो कभी कभी काम करते हैं, आवश्यकता अनुसार काम करते हैं, उसको कहा यांग ऑर्गन। लीवर काम हमेशा करता है, हृदय हमेशा करता है, पेरिकार्डियम हमेशा करता है, स्प्लीन और फेफड़े लगातार करते हैं, किडनी लगातार करती है। तो 6 ऑर्गन। अब उनकी तुलना में गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर किडनी, लीवर बनाता है क्या? बाइल जूस, और गॉल ब्लैडर में आकर के वो स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है। उसके 2 काम है। तो कंसंट्रेट होता है, तो गॉल ब्लैडर जब आएगा तब वो कंसंट्रेट करे, ठीक है। तो उसका फंक्शन लगातार नहीं है। छोटी आंत, जब खाना जब पहुंचेगा तो करेगा, काम नहीं करेगा। ट्रिपल वार्मर एक कंसेप्ट अभी बताते हैं। आमाशय स्टमक हमेशा काम नहीं करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन हमेशा काम नहीं, और यूबी हमेशा काम नहीं करेगी। तो ये जो है यांग ऑर्गन माने गए, जो आवश्यकता अनुसार काम करते हैं। सब अंदर है, शरीर के अंदर दोनों है। शरीर की बाहरी सतह में नहीं है, अंदरूनी सतह में है तो इन कहे जा सकते हैं, लेकिन नहीं उनके कामों के आधार पर। यद्यप शरीर के अंदर के भाग में स्थित हैं, लेकिन तब भी उनको इन और यांग भागों में बांटा गया। क्लियर हो गया? क्लियर? संजय जी बोलिए। मैडम सर बिल्कुल, मतलब ये जैसे स्त्री जो है वो इन है, लेकिन उसके अंदर का अगर हम व्यवहार को देखें, अगर कोई बहुत एक्टिव हो तो वो यांग हो जाते हैं वहां पे, है ना? हाँ बिल्कुल, ये किसी भी संदर्भ में है। इन में यांग, यांग में इन, ये सब उदाहरण है, अलग अलग है ना, ये हमेशा। अब कम अधिक, ये जो 8 सिद्धांत है उनमें बात कर रहे हैं, तो कम अधिक का सिद्धांत क्या हुआ? देखिए ये भी मूल और yin यांग के ही रूप है। कम है माने अगर अधिक है तो समझ लीजिए यांग है। वो अभी मत समझिए उसको, अभी कम अधिक समझिए। अगर कोई भी रोग में क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी तो एक्सेस होगी तो वो भी बीमारी का कारण है, और कम हो जाएगी एनर्जी तो भी बीमारी का कारण है। तो यानी ये कहा कि असंतुलन, ऊर्जा अधिक हो जाए तो असंतुलन, कम हो जाए तो असंतुलन, और इस पर ही हमको हो जाता है। तो ये जानना जरूरी है कि हमको डिफिशियंसी कारण रोग हुआ है कि एक्सेस कारण रोग पैदा हुआ है। तो उसके आधार पर हम तुलना करते हैं और तब हम ट्रीटमेंट देते हैं। अंतरूण अंततः ये भी इन यांग के रूप हैं। कैसे? कम होगा तो इन होगा, एक्सेस होगा तो यांग होगा। एक्सेस तो फैलाव मांगता है ना। गर्मी लगी तो इस रूप में मैं ये नहीं कह रहा हूं, इस रूप में। अगर सर्दी लगी तो वो भी इनका रूप है। सर्दी लग गई तो इन बढ़ जाएगी खूब, तो इस रूप में, लेकिन फिर भी यहाँ एक्सेस है। अब दूसरा क्या है? आंतरिक बाहरी। शरीर में बाहरी तत्वों में पहले रोग का अटैक बाहर होता है, रोग का अटैक बाहर हुआ। अब रोग पहले बाहर रहा, उसने आपने चेक कर लिया उसको, जैसे आपको गए और अचानक आपको कहीं छींक आने लगी, सर्दी लगने लगी, आपने तुरंत चाय वाय बढ़िया से पी लिया, आपका अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम आपका है, उसने बढ़िया ठीक कर लिया तो आप ठीक हो गए। तो ये बाहरी शरीर में ही रोग रहा और बाहरी शरीर से ही अटैक से रोग दूर हो गया। तो ये बाहरी रोग है, तो हमको जानना पड़ेगा कि बाहरी रोग है कि अंदर। फिर रोग को आपने ठीक नहीं किया तो ये रोग शरीर के अंदर मेरिडियन मार्ग से घुस गया और धीरे धीरे घुसता रहा अंदर। तो जब घुसता रहा तो उसको हम लोग कहेंगे आंतरिक
तो अगर आंतरिक हो गया या आंतरिक अंगों से ही कोई क्रिएशन हुआ तो आंतरिक रोग हुआ, तो वो रोग अधिक खतरनाक है। इनका रोग अधिक खतरनाक है, यांग का रोग कम खतरनाक है। यांग के रोग को हम लोग कह सकते हैं एक्यूट, यानी तात्कालिक, अचानक जो आया है, और इनको कह सकते हैं क्रॉनिक। ठीक, आगे चलें। तीसरा क्या हुआ? चौथा, हॉट एंड कोल्ड। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में टेम्परेचर हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये क्यों है? ये एक उष्ण और शीत के बीच में, यानी हॉट एंड कोल्ड के बीच में एक संतुलन है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर रहता है। ठंडक पड़े गर्मी पड़े, टेम्परेचर तो यही रहता है नॉर्मली। तो हमारे शरीर में ये जो टेम्परेचर है, ये हमारे शरीर के संतुलन के आधार पर है, और हमारे शरीर में गर्मी भी है, सर्दी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, तब भी ये टेम्परेचर रहता है। दूसरा, हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं, एक पर्टिकुलर पीएच पर काम करते हैं। साइंस की भाषा में पीएच कहा जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, उस पे काम करते हैं। तो अगर 7 है, 7 पीएच है किसी का, तो वो बैलेंस है, जल का होता है। 7 से कम है तो वो अग्नि का होता है, अग्नि मतलब एसिडिक, और 7 से अधिक है तो वो एल्कलाइन होता है, क्षारीय। तो शरीर में हमेशा हमारा जो अंदर का वातावरण होना चाहिए वो एल्कलाइन होना चाहिए, पीएच 7 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी 8। नोट कर लीजिए, 8 पीएच पर हमारे बॉडी के हार्मोन्स, हमारे बॉडी के एंजाइम्स अधिक अच्छे से फंक्शन करते हैं। यदि यह एसिडिक हो गया तो बीमारी, गंभीर बीमारी की ओर आपको बढ़ा रहा है। इसीलिए कहते हैं पानी ठीक से पीना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि अधिक खट्टी चीजें ये सब नहीं खानी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ताकि वो एसिडिक हमारे कैरेक्टर बढ़ाएगा तो हमारे शरीर का पीएच घटेगा, 7 से कम होगा और तब रोग होगा। शरीर में 2-3 स्थान ऐसे हैं जहां पीएच 7 से कम होता है। तो पीएच मतलब अगर 8 होगा तो हमारा बैलेंस है बॉडी में ना? हाँ, 7 से ऊपर होना चाहिए, 8 से 7 से ऊपर होना चाहिए। 7 माने न्यूट्रल, 7 माने न्यूट्रल, 7 से ऊपर एल्कलाइन, 7 से कम एसिडिक। अब देखिए कहां कहां कम होना चाहिए, कहां कहां कम होता है। मुंह, सलाइवा, जैसे आप कोई भोजन लेते हैं तो आपके जीवाणु, कीटाणु जाते हैं, तो वहां उनको मारने के लिए आपको एसिडिक एटमॉस्फेयर चाहिए। तो इसलिए सलाइवा का होता है हमेशा 6.3 to 6.8। दूसरा, स्टमक, जहां पर आपका चर्नी होती है, जहां भोजन पचता है, वहां पर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आयुर्वेद में जठराग्नि बोलते हैं। उसका पीएच होता है 1.2 लास्ट में, 4 से कन्वर्ट होता है 1.2 हो जाता है अंत में। ठीक है, और तीसरा यूरिन। यूरिन इसलिए कि नीचे से कोई बैक्टीरिया अटैक न कर पाए, तो यूरिन का एसिडिक कंटेंट होता है, सो दैट कि नीचे से कोई बैक्टीरिया अटैक न कर पाए और वो मर जाए। ठीक, 3 जगह, नॉर्मली 3 जगह होता है, और बॉडी का टेम्परेचर डिक्लाइन। तो ये इसलिए कि अगर शरीर हॉट की ओर बढ़ रहा है तो बीमारी, अगर शीत की ओर बढ़ रहा है तो बीमारी। इसलिए इनको उष्ण और शीत को एक तत्व माना गया। ये 5 तत्व वाला थोड़ा सा बता दें, फिर आप खत्म कर दें। बोलिए बोलिए संजय जी, 2 ही स्टूडेंट है हमारे पास सुनने वाले। सर ये अभी 10 मिनट में हो जाएगा ना? हाँ, 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट ठीक है सर। हाँ ठीक है बस थोड़ा सा बता देते हैं ताकि बाद में देखा जाएगा। हाँ सर, हाँ ठीक। ये इन्होंने कहा कि 5 कास्ट है, अग्नि है, देखिए पढ़ा, कास्ट है, अग्नि है, पृथ्वी है, मेटल है और जल। ये 5 तत्व आपस में मिलते हैं और ये इनका आपका शरीर का रचना करते हैं।
इसका चार्ट देखिए, ये वाटर से देखिए, वाटर शुरू के वाटर है ना, वाटर, वुड, फायर, हम बता रहे, देख लीजिए आप लोग, सब लोग। वुड है, वुड में लेफ्ट में वुड है, फिर फायर है ऊपर, फिर अर्थ है, फिर मेटल है, फिर ये है। इसमें 5 अलग अलग आपके क्या दिए, ये पूरा एक चक्र बना हुआ, उस चक्र में 5 दिए हुए हैं। 5 क्या है आपके, 5 आपके तत्व हैं। तत्व क्या है, वही सारे तत्व। और इन तत्व में आपको वो दिया हुआ है इन और यांग। इन हम लोगों ने क्या कहा था, इन अंदर है कि बाहर, इन अंदर। हाँ, तो इन अंदर है। तो देखिए हम लोगों ने क्या कहा, लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है, और गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। तो लीवर इन है, दोनों एक दूसरे, दोनों के कॉम्बिनेशन, इसको पेयर ऑर्गन बोलेंगे। तो एक पेयर ऑर्गन का कंसेप्ट आया कि जो वुड से संबंधित है वो 2 ऑर्गन है, एक लीवर है, एक गॉल ब्लैडर है। क्यों, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लीवर वही काम कर रहा है, गॉल ब्लैडर भी तो वही काम कर रहा है, वो केवल स्टोरेज कर रहा है और कंसंट्रेट कर रहा है, बस इतना तो काम कर रहा है। गॉल ब्लैडर, वो लीवर ने बनाया बाइल जूस, और गॉल ब्लैडर ने ले लिया उसको और उसको कंसंट्रेट कर दिया। तो दोनों काम एक ही तरह का मिला जुला, इसलिए इनको लीवर इन ऑर्गन है और यांग ऑर्गन है। तो लीवर अंदर की ओर रखा गया और गॉल ब्लैडर को बाहर की ओर रख दिया गया। ऊपर आइए, फायर में 2 माने गए, एक माना गया स्मॉल इंटेस्टाइन और एक माना गया हार्ट, और दूसरा माना गया ट्रिपल। अच्छा, ट्रिपल वार्मर बताए गए थे। ट्रिपल वार्मर को कोई ऑर्गन साइंस नहीं कहती है, मॉडर्न साइंस कोई ऑर्गन नहीं कहती है। दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ ट्रीसियम। ये कंसेप्ट यह बोलता है कि शरीर के 3 वार्मर है, एक अपर वार्मर, एक मिडिल वार्मर, एक लोअर वार्मर। इन तीनों के वार्मर की वजह से आपके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये वार्मर कंसेप्ट था। तो इस ट्रिपल वार्मर को बाहर रखा गया क्योंकि यांग है, और अंदर पेरिकार्डियम को रखा गया, और उधर स्मॉल इंटेस्टाइन को बाहर रखा क्योंकि यांग ऑर्गन है, और हार्ट को अंदर रखा गया। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन मिले हुए हैं क्योंकि दोनों का फंक्शन मोर और लेस एक तरह का है। हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिशन लेकर के उनसे रक्त बनाती है। हमारा तो पूरा इन हो गया ना सर, हार्ट इसमें इन हो गया, हार्ट इन है और वो यांग है। हो गया। तो पेयर ऑर्गन बता रहे थे कि पेयर ऑर्गन इसीलिए रखा गया कि हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम एक तरह का है। हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिशंस को ला करके ब्लड बनवाने में सहायक होती है। तो दोनों काम एक ही तरह का हो गया। फिर देखिए ट्रिपल वार्मर, ये दोनों का काम पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर कवरिंग, हार्ट के कवरिंग, और ट्रिपल वार्मर हो गया। अर्थ में वो स्प्लीन हमेशा काम करती, तो अंदर आ गई और स्टमक बाहर चली गई। दोनों काम क्या है, दोनों भोजन में पानी पीते हैं, जल पीते हैं, भोजन लेते हैं और वायु लेते हैं, ये सब ये बनाती ऊर्जा। ये ऊर्जा बनाने में स्प्लीन का फर्स्ट रोल है, इसलिए स्प्लीन और स्टमक दोनों का रोल एक ही तरह का है, इसलिए एक साथ रखे गए। फिर लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स क्या काम करता है, आकाश से ऊर्जा लेता है और लेने के बाद क्या करता है, उसको ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, यानी टॉक्सिन को बाहर निकालता है और आपको आवश्यक तत्व को लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन यही काम करती है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल देती है और जो मेन होता है उसको अंदर रख लेती है, जल को, विटामिन को। किडनी क्या करती है, किडनी वही काम करती है कि वो यूरिन के मतलब पानी को छानती है, रक्त को छान दिया, पानी को बाहर निकाल दिया, और पानी को बाहर निकालने के बाद उससे जो बना तो यूरिन इकट्ठा हो गया यूबी में, और यूबी में आवश्यकता पड़ने पर निकाल दिया गया। तो किडनी और यूबी का एक तरह काम है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इनके संबंध में एक तीर की दशा देखिएगा, छोटी वाला तीर जो बिल्कुल परिधि में जा रहा है, वो देखिए ऊर्जा इस रूप में बहती है, जैसे वाटर से सिंचाई होती है तो वुड बनता है। वुड में जंगलों में आग अपने आप लग जाती है तो उससे फायर बन जाती है घर्षण से।
फ्रिक्शन से बनती है, फ्रिक्शन से बन जाती है, तो वुड से अपने आप फायर बन जाती है। फायर जब ठंडी हो जाती है तो वो अर्थ बन जाती है कुछ समय बाद। और अर्थ में अगर आप खुदाई करिए तो मेटल मिलता है, और मेटल को अगर पिघला दीजिए तो वो तो जल जल बन बन जाता जाती है। तो ये साइकिल है। एक साइकिल और है, बीच वाला साइकिल देखिएगा, दिस इज नोन एज कंट्रोल साइकिल। कंट्रोलर कैसे कंट्रोल होता है? अगर आपको आग लगी है तो पानी से बुझा दीजिए, तो पानी कंट्रोल कर, पानी का तीर लगा हुआ ना, किडनी से तीर लगा हुआ हार्ट की तरफ। दूसरा क्या है, अगर लंग्स है, तो अगर पेड़ है तो पेड़ को आप क्या करिए, मेटल की कुल्हाड़ी लीजिए और पेड़ को काट डालिए, तो इसलिए वो काट काट दिया तो वो बन गया क्या, तो वो कंट्रोलर है। फिर अगर कोई जो है भूमि हो, जमीन हो, तो जमीन को अगर घेरना हो तो पेड़ लगा दीजिए, तो उतनी जमीन कम हो जाएगी, तो इसलिए कंट्रोलर माना गया इसको। लीवर ने, देखिए लीवर का तीर वहां लगा हुआ है। उधर अगर मेटल कोई हो तो उसको क्या करेगा, देखिए यहां पर देखिए, लीवर वो मेटल है, तो मेटल क्या करेगा, वो आग आग जो है उसको पिघला देगी, तो कंट्रोलर हो गया। आग कंट्रोलर है किसका, मेटल का। और उधर देखिए स्टमक से गया ही है और किडनी की ओर जा रही है ना एक तीर, तो वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर जल कहीं पर हो और मेड़ बांधनी हो तो कैसे बांधेंगे, मिट्टी से बांध देंगे मेड़, तो पानी रुक जाएगा। ये कंसेप्ट है। तो यानी उसी को उन्होंने व्यक्त किया है कि सृष्टि के मूलभूत तत्व आपस में एक दूसरे के सृजन के लिए जिम्मेदार है, फिर इन तत्वों को आपस में एक दूसरे को नियंत्रित करने की क्षमता है, फिर हमारे शरीर में विद्यमान महत्वपूर्ण अवयव प्रकृति के अनुसार शरीर में इन यांग बलों के दृष्टिकोण से इन मूलभूत तत्वों का, ये प्रतिनिधि है ना उसके, जिनके जो द्रव्य हैं, जो तत्व हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। पंच तत्व सिद्धांत के अनुसार इन यांग के दृष्टिकोण से एक तत्व के प्रतिनिधि येन और यांग आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत है कि अगर कभी लीवर में, और आप सिद्धांत पढ़ेंगे आगे, लीवर में जरूरत होगी तो लीवर और गॉल ब्लैडर आपस में इंटरैक्ट करते हैं और ऊर्जा को लेते देते हैं। फिर सूर्य की किरणों में विद्यमान विभिन्न रंगों के आधार पर, तो इनके अपने जो रंग है, एनर्जी है, उसके आधार पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। रंग वाला सिद्धांत है। और इनकी अपनी ऊर्जा है। तो हम लोगों ने ऊर्जा नहीं देखा, ये देखिए बस देख लीजिए। ऊर्जा क्या, वुड की ऊर्जा क्या है, विंड लिखी नहीं, विंड है, हवा, वायु। वुड में जाएंगे तो क्या मिलेगा, बढ़िया वायु मिलेगी। और फायर में क्या है, हीट एंड हॉटनेस, एक हीट है एक हॉटनेस है। और अर्थ में क्या है, ह्यूमिडिटी, पानी बरसता है तो ह्यूमिडिटी हो जाती है ना पृथ्वी में। और मेटल में ऊर्जा क्या है, शुष्कता, मेटल में बिल्कुल कोई पानी नहीं होता, तभी तो भारी होता है, तो इसलिए उसका है एनर्जी जो है उसकी शुष्कता है, ड्राइनेस है, और वाटर की कोल्डनेस। और रंग क्या है, रंग वाटर में ब्लैक होगा, मेटल का ब्राउन होगा, अर्थ का येलो होगा, फायर का रेड एंड ऑरेंज होगा, एक का रेड होगा और दूसरे वाला ऑरेंज होगा, और वुड का ग्रीन होगा। जंगल में ग्रीनरी मिलेगी आपको। मेटल का कौन सा कलर होगा, ब्राउन होगा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, तुम्हें देखिए, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। ये वाली कॉपी होगी आपके पास। हाँ होगी, इसमें अभी बहुत छोटा छोटा मैं भेज दूंगा, नोट भेज दूंगा इसको। ये वाला कंसेप्ट पुरानी किताब है, ये मिलेगी नहीं आपको कहीं और जी। ये कंसेप्ट है इनमें। तो ये पूरा कंसेप्ट था, और ये आपको चार्ट बाद में पढ़ेंगे। ये एनर्जी सिस्टम इस तरह था। और चाइनीज मेरिडियन का कंसेप्ट ओम का ये आगे समझ में आएगा। AUM ये होता है एक्यूप्रेशर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ना। ये इतने चौड़ाई होता, देखिए अंगूठा देखिए मेरा, ये चौड़ा जो है यही वाला है। इतनी चौड़ाई जो है, ये वाली चौड़ाई है ना, ये इतना होता है। एक यूनिट ये है। ये क्या होता है सर, पूरा एक ही यूनिट, एक्यूप्रेशर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इतनी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है, इतनी चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई ऐसे, ये चौड़ाई है आपकी।
हाँ, ये इतनी ही एक ओम कहलाती है, एक ओम कहलाती है। इसको कुन भी बोलते हैं, CUN, कुन भी बोल देते हैं। यही शरीर में सारी आपकी होगी, इसी अनुपात में होगी। अपने से तुलना करेंगे तो होगी CUN कुन है ना सर? कुन, हाँ CUN कुन। 3 कुन। देखिए AUM या कुन, हाँ ठीक है। ठीक है। ये पूरा वही बना हुआ है, कैसे कैसे ये यूनिट हम लोगों का मेजरमेंट है, ताकि शरीर को जान पाए। और ये अंत में आपका ये आ गया, लंग्स मेरिडियन में 3 से 5 मैक्सिमम एनर्जी होगी, 3 बजे शाम को कम से कम होगी। ये आपने वाला 2 घंटे का जो आपने बताया था, 2 घंटे का जो ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आती है, जी 2 घंटे के अंतराल में आती है। इसीलिए कहते हैं कि 3 से 5 बजे के बीच में जग जाना चाहिए, सो दैट कि लंग्स की एनर्जी आपको मिले। एनर्जी लार्ज इंटेस्टाइन की उसी तरह पूरा पूरा और अंत में 11 बजे सो जाना चाहिए, ताकि गाल ब्लैडर 11 बजे से 1 बजे तक और लीवर 1 बजे से 3 बजे तक अपना काम करते हैं। इसलिए गाल ब्लैडर के समय तक आपको सो जाना चाहिए, 11 PM के पहले पहले सो जाना चाहिए। दिस इज कंसेप्ट। ये बस ये वाला हम लोग का। अब और बहुत अभी बहुत है, लेकिन अभी बेसिक चीज हम लोगों को क्लियर हो गई, बेसिक चीज क्लियर हुई। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से समझाए, लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत पुराना था, मतलब वो ना एकदम से बहुत अच्छा मतलब लग रहा था। इन और यांग ऐसा लग रहा था ना, जैसे पूरा उसका ना एक स्टोरी अच्छे से पूरा उसको सुनते जाए, तो बहुत वो अच्छी लग रही थी वो इन और यांग। वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है वो, उसमें तो अभी हमको और बताना है, जो बता देंगे। क्योंकि इन यांग जो है, इसका पीछा जब तक एक्यूप्रेशर में इसमें रहेंगे, इन यांग पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ सकता उसको जी। बाद में लोग कहते हैं कि सबको मालूम है, और क्लैरिटी फर्स्ट सेमेस्टर में होनी है, क्योंकि कंसेप्ट यहीं पर आया है। संजय जी कुछ समझ में आया? बढ़िया लगा? हाँ सर, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया नहीं सर, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, मतलब नो बढ़िया। वर्ड सर, नो वर्ड फॉर यू सर, रियली। मेरा वही सब जो है, मेरा हमने मोबाइल इसीलिए का वीडियो बैटरी बना डाउन हो दी गया था बीच में। है। मेरे मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था, 0 हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मिल अभी जाएगा आपको वीडियो, उसमें मिल जाएगा, हाँ हाँ वीडियो ठीक। तो रहेगा ही, हाँ हमने हाँ, वीडियो कर लिया व्हाट्सएप इसीलिए। व्हाट्सएप में मिल जाएगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो मिल बना जाएगा ना। ग्रुप में नहीं मिलता है, वो हमारा एकू सूत्र बाय अरविंद में मिलता है। ओके ओके ठीक है। वो सर यूट्यूब में चला जाएगा ना, लिंक भेज ओपन देंगे टू ऑल है, सर जी। ओपन टू ऑल है वो सब चला, मतलब जैसे इसको करेंगे पब्लिक कर देंगे ना, हाँ हाँ पब्लिक ठीक के है। लिए जाता है ना, तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि बना दिया है हमने। अब हाँ अभी आप लोग 2 लोग हैं, अगली बार देखेगा, फिर अब संख्या बढ़ेगी, क्योंकि तुरंत लोग कहेंगे, इसको देख लेंगे ना, कहेंगे ये हाँ कब हुआ क्लास। सर हाँ बहुत ठीक। अच्छे से क्लास हुई सर, बहुत अच्छा, बहुत हाँ ही मतलब 1 घंटे की मैंने क्लास की, पर 1 घंटे में इतना जल्दी समय निकल गया, पता ही नहीं चला टाइम का एक्चुअली। नहीं तो कहते हैं सर पढ़ाई में, स्टडी में ना बहुत बड़ा नशा होता है, पर इसमें ना कुछ समझ में 1 घंटे में ऐसे ही निकल गया। बहुत मतलब लग रहा था एक स्टोरी हम सुन रहे हैं अच्छे से ना, स्टेप बाय स्टेप, बहुत नहीं अच्छा स्टोरी लगा। है भी स्टोरी है भी, बिल्कुल क्योंकि चाइनीज को हम ही बताते हैं कि स्टोरी नहीं बताएंगे तो उसका महत्व नहीं समझ में आएगा। यही समझ में आया, बिल्कुल अगर सर। अगर अगर जेम्स रस्टिन ने वो रिपोर्ट नहीं भेजी होती, तो हम लोग जो चाइनीज को आज रूप में देख रहे हैं होता ही नहीं, क्योंकि जब तक बाहर का सारा इंटरनेशनल मीडिया नहीं मिला, तब तक इनको कोई मानता ही नहीं था कि वो थ्योरी भी है। जी जब ट्रीटमेंट होता, जब आप ठीक हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो बिल्कुल ठीक जब से मेथी लगाएंगे, मटर लगाएंगे, तब आपको अच्छा लगेगा। जी सर। तो संजय जी तो हमारे स्टूडेंट है बाय द वे, सेमेस्टर 1 के, अभी अच्छा ज्वाइन सर, किया इन्होंने, तो इसीलिए अब चूंकि हमारे क्लास खत्म हो गए हैं, तो मैंने कहा संजय जी आप भी जुड़ जाइए। एक मैडम और है, वो पता नहीं जुड़ी नहीं, हो सकता काम में बिजी हो, तो वो होली का त्योहार है, तो वो उनको भी मैंने कहा था कि जुड़ जाइएगा। तो हमें तो पर्पज ये था कि हमको बता देना है, सो दैट कि आप लोग तो अधिक नेक्स्ट पढ़ें। क्लास से मेरी भी एक फ्रेंड है, वो भी जुड़ेगी, वो भी इसमें आ जाएगी। नहीं बिल्कुल, आप हाँ आप उनका नंबर दे दीजिएगा, हम उसको ऐड कर देंगे ग्रुप में, हाँ, और मैं वो 5 तब मिनट में निकल रही हूँ ना। हाँ ठीक। सर, थैंक यू सो ओके मच सर। सर बहुत बहुत ओके धन्यवाद, बाबू, शिवरात्रि सर, बहुत फिर बहुत लोग कर देते हैं। सर। अब अगली क्लास कब होगी? वो 29 को ना? अगली क्लास हाँ 29 के आसपास होगी। तो हम लोग इस वीडियो को प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे और ठीक है फैलाएंगे,
और खेमका सर के सपने हमारे जो है उनका सपने, उसी सपने को हमको आगे बढ़ाना है। सपने क्या है हम लोग सब जानते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ठीक है, धन्यवाद सर, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल, पूछे पूछे। मैं ये पूछना चाहता था कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी बुक्स है और कौन सी? एक सेकंड मैं इसको वीडियो को विराम दे दूं तब मैं पूछ